बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा और मेरे साथ चलिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल के लोग ही राजनीति समझते हैं। हर व्यक्ति वहां का पार्टी करता है, आमी पार्टी कोच। आप समझते हैं 3 दशकों तक लाल झंडा वहां कायम रहा, हिला नहीं पाए लोग, और बीते 2 दशक से ममता बनर्जी का नीला, सफेद या हरा झंडा वहां छाया पड़ा है। लगता नहीं, हर बार लगता है ममता बनर्जी अब जा रही हैं, तब जा रही हैं, अब जा रही हैं, तब जा रही हैं। 3 लगातार बार हैट्रिक जीत चुकी है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में वो, और मुख्यमंत्री बनी हुई। क्या ममता बनर्जी चौथी बार भी वहां जीतने जा रही हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उन्हें इस कदर घेर लिया है कि इस बार तो नहीं, इस बार बंगाल की जमीन पर भगवा ही लहराएगा। इस बार ममता बनर्जी को वहां के लोगों के हवाले से कहा जा रहा है स्वीकार नहीं करने दिया जाएगा। आखिरकार सच क्या है, आइए देखते हैं आंकड़ों के हवाले से। अगर जमीनी सच्चाई की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो 294 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें ममता बनर्जी पिछले दफा 2021 में 215 सीटें जीत पाई थी। कि दीदी के महाजंगल राज से मुक्ति पानी, कूच बिहार की शांति को ये दीदी के गुंडे खा गए हैं, घुसपैठिए को खुली छूट दी है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम हम करें। प्रचंड बहुमत की सरकार बना गई थी। हाँ, एक बड़ी बात उस चुनाव में जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था, खास करके लाल दौर में, जबकि लेफ्ट फ्रंट की वहां सरकार थी, कि बंगाल के लोगों में भगवा राजनीति कबूल होगी, दक्षिण पंथ की राजनीति भी कबूल होगी, इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे लोग। उस पार्टी ने 77 सीटें जीत ली और विपक्ष की कुर्सी पर जाके बैठ गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब ममता बनर्जी 2016 में आई थी सरकार में, तब जब स्थिति थी 2 या 7 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, वो 10 गुने रफ्तार से विपक्ष की कुर्सी पर आके बैठ गई, और मैदान में जानते हैं क्या हुआ? लेफ्ट का सफाया हो गया, लाल रंग धो दिया गया वहां से। बंगाल की लड़ाई ममता की मजबूरी या बीजेपी की चढ़ाई? भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए, लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल कभी लाल झंडा चलता था, आज हरा झंडा है, और अब भगवा दरवाजा खटखटा रहा है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है, 4 मई को नतीजे हैं। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी आएगी या नहीं, सवाल ये है कि ममता बनर्जी को इतनी बेचैनी क्यों है? क्या ये डर है या फिर मजबूरी? आइए 2021 के चुनाव नतीजे को देखें। 2021 में ममता बनर्जी जीत गई, लेकिन क्या सच में जीत गई? बीजेपी विपक्ष की कुर्सी पे आके धमक गई। जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। बीजेपी को मिली 77 सीटें। चुनाव में बंगाल विधानसभा के 201 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही, मतलब सीधी टक्कर में रही। हर गली में बीजेपी थी, हर सीट पर चुनौती थी। वो जीत नहीं थी, चेतावनी थी। वोटिंग पैटर्न पे बात करें तो विधानसभा के चुनाव में 18 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को।
61 सीटें ऐसी थी जहां 45 से 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में गए थे। 64 सीटें ऐसी थी जहां 40 से 45% वोट भगवा पार्टी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। यानी बीजेपी सिर्फ आई नहीं थी, बता दी थी कि बंगाल में वो जड़ें जमा चुकी। 2024 लोकसभा चुनाव आते आते तस्वीर और साफ हो गई। अगर लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार सीटों पर मिले वोट प्रतिशत की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी नंबर 1 थी, जो 2021 की विधानसभा में 77 सीटों पर थी, विपक्षी कुर्सी पे थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका परचम 90 विधानसभा सीटों पर फहरा रहा था। 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 177 विधानसभा ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, 90 जोड़ 177, मतलब लगभग ये साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर विधानसभा चुनाव हुआ होता तो सरकार बन गई होती। अब 2026 है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी जिससे सत्ता छीन करके 34 साल तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार रही, उस कांग्रेस पार्टी से एक धड़ा निकला, ममता बनर्जी के नेतृत्व में धड़ा निकला। वो ममता बनर्जी जो 1977 में इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी के कार के सामने जाकर के रास्ता साफ करा रही थी, युवा नेत्री थी, सिर पे प्रहार पड़ा था, सिर फट गया था, कांग्रेस पार्टी में वास नहीं हुआ। उन्होंने एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई। तृण मतलब हिंदी क्षेत्र के वोटरों के लिए, हिंदी क्षेत्र के राजनीति के जानकारों के लिए तृण कहते हैं घास को, और मूल हुआ घास के जड़, मतलब वो कांग्रेस पार्टी के घास की जड़ है। अगर कांग्रेस पार्टी घास है तो उसकी जड़ है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया टीएमसी, AI तृणमूल कांग्रेस। उसके नाम से ममता बनर्जी वहां आई और लेफ्ट को धो दिया, साफ कर दिया। 2021 के विधानसभा के अंदर में लेफ्ट है ही नहीं। पूरा वैधानिक कामकाज पूरा कर लिया है ममता बनर्जी अपने तीसरे टर्म का। अब चौथे टर्म में उन्हें विधानसभा में मुख्यमंत्री कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए चुनाव हो रहा है। 267 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दरमियान 2024 की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, सीधी टक्कर थी। ये आंकड़े नहीं, अलार्म बेल हैं ममता बनर्जी के लिए, जिनमें घबराहट। 146 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और 36 सीटों पर 50% से ज्यादा। अब बताइए, जो पार्टी 146 सीटों पर 40% प्लस वोट ला रही है, क्या वो बाहर बैठने की स्थिति में है? अगर 2024 को ही 2026 में बंगाल के वोटरों ने रिपीट कर दिया तो ये साफ है ममता बनर्जी जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न होता है मतदान का, वो विधानसभा से अलग होता है। इस मामले में देखें कि ममता बनर्जी क्यों इतनी बेसब्र है, इतनी तैयारी क्यों कर रखी है, इतनी हमलावर क्यों है, जड़ में वापस होने के लिए 2021 के चुनाव नतीजे को क्यों रिपीट करना चाहती है, जिसमें उसे 215 की सीटें मिली थी विधानसभा के अंदर, प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी और सरकार बना गई थी। तो क्या ममता बनर्जी अपने पुराने छवि को बरकरार रखने की स्थिति में आ गई हैं? एक तरफ साधारण जीवन, चप्पल, सादगी, एक ईमानदार नेता की छवि, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकार पर लगातार सवाल, भर्ती घोटाले, लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी नेताओं पर लगातार कार्रवाई, ईडी सीबीआई का लगातार प्रहार, भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर होने, ये बताते हैं क्या ममता बनर्जी वही सादगी वाली छवि की है, वही ईमानदार वाली छवि की है जब 2026 के चुनाव में टीएमसी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल है। तो सवाल ये नहीं कि ममता बनर्जी ईमानदार है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो अपने सिस्टम पर कंट्रोल खो चुकी हैं? क्या उनकी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है? ग्राउंड रियलिटी की बात करें पश्चिम बंगाल के, तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ग्राउंड कैडर, लोकल नेटवर्क, और आज वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। अगर वो सख्ती करती हैं तो अपने ही संगठन के लोग नाराज,
अगर नहीं करती हैं तो जनता उनसे सवाल पूछती है। यानी ममता बनर्जी के लिए हर रास्ता कांटों भरा हो गया है, मुश्किल सा है। या तो ममता बनर्जी फिर से सरकार बना लेंगी। अगर ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाती हैं, वो मैंडेट बंगाल के लोगों से इस नाम पे मांग रही हैं कि अगर बंगाल के व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हो तो एक मौका और दो, चौथी बार जिता दो मुझे विधानसभा चुनाव, मैं दिखा दूंगी राजनीति क्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को रिप्लेस करके तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में या बंगाल के व्यक्तित्व के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनेगी। ये मोल भाव कर रही है वोटर से, कह रहे एक मौका दो, मैं दिखाऊंगा बंगाल का चेहरा कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर निखर के आता है। अब तक भारत के इतिहास में बंगाल का कोई नेता नहीं बना हुआ है प्रधानमंत्री। अब आते हैं सबसे खतरनाक सिग्नल पर, 90 लाख वोट का स्विंग। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये चुपचाप हो रहा बदलाव है। और राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो चुपचाप हो रहा होता है। 294 सीटों वाली विधानसभा है, मैजिक नंबर 148 है। जिस दल को 148 सीटें मिल जाएंगी सरकार उसकी। बीजेपी पहले से ही 146 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट लेकर बैठी हुई है। मैं बात कर रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव की। बस थोड़ा सा स्विंग और सत्ता बदल सकती है, मतलब थोड़ी सी ताकत लगानी है। जो बम्बार्डिंग है रैलियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के वहां पश्चिम बंगाल प्रवास के जरिए, तो थोड़ा सा स्विंग और बढ़ जाएगा। तो ये 148 का जो मैजिक नंबर है विधानसभा के अंदर, जो फिलहाल चुनाव से पहले उतरने से पहले लोकसभा चुनाव के दरमियान 146 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, तो थोड़ी सी ताकत लग जाएगी, दोनों ही सीट आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। इस लिहाज से बड़ा निर्णायक है ये सफर। लेकिन बीजेपी के लिए भी समस्या है, लोकल चेहरे खड़े कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में? क्या ममता अपनी पकड़ वापस मजबूत करेंगी? क्योंकि अब तक मैदान में जो भी कंटेंडर आया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो ममता बनर्जी के मुकाबिल तो है नहीं। सियानी घोष को लीजिए, यंग हैं, कलाकार हैं, जिस ढंग से छाई हुई हैं बंगाल के मतदाताओं पर, वोटरों पर, रैलियों में उनका बोलबाला है, ये क्या बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक खोखली लीडरशिप के साथ इस चुनाव में लड़ रही। उनसे मुकाबिल शायद ही कोई है। बंगाल की राजनीति अब आइडियोलॉजी की नहीं, कंट्रोल की लड़ाई है। एक तरफ बढ़ती बीजेपी है, दूसरी तरफ गिरती ममता, और बीच में है जनता जो चुप है, लेकिन तय वही करेगी, चुपचाप करेगी। इसलिए ये $1,00,000 का सवाल है कि बंगाल में आखिरकार क्या होता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और ममता बनर्जी भी कोई से कम नहीं है। स्ट्रीट फाइटर, एक ऐसी नेत्री जिसकी भारतीय राजनीति में पहचान है, और वो बंगाल के वोटरों के बीच कह रही है एक मौका और दे दो तो केंद्र में मैं प्रधानमंत्री बन के तुम्हें दिखा दूंगी। क्या बंगाल के लोग ममता की इस वादे पर भरोसा करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी पकड़ा देते हैं? ममता बनर्जी के लिए लड़ाई करो या मरो की, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ नहीं रही है। अगर चौथी बार बंगाल के वोटर ने उन्हें मौका दिया तो वो साफ कह रहे हैं, उनके लोग साफ कह रहे हैं बंगाल के वोटरों से कि अगली लड़ाई प्रधानमंत्री के तौर पर होगी। ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चढ़ाई करेंगी। अगर इस बार चौथी बार बंगाल के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो वो उनके पैर कलकत्ता में नहीं जमने वाले हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगी, अपने हिसाब से स्ट्रीट फाइटर के तरीके से जाएंगी। दिल्ली में जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, लंबे समय से वहां बीजेपी की सरकार है, तो हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। उस रिप्लेसमेंट में कोई बंगाली चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर अगर लोग देखना चाहते हैं तो ममता बनर्जी को वोट दे। यही दाव खेल रही ममता बनर्जी इस बार। दूर दूर तक भी स्थितियां ऐसी ही हैं। ममता बनर्जी ने जिस ढंग से SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी, उसी के पैटर्न पर केजरीवाल आगे चुनाव बहस करने के लिए अपने हिस्से में कोर्ट के अंदर ये जो रीति और रिवाज ममता बनर्जी अपने हिसाब से कायम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, तो ममता बनर्जी का साफ इशारा है कि अगला चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर किसी बंगाली को देखना है, बंगाल के वोटरों को। तो इस बार एक बार और उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी तक बिठाए, तृणमूल को जीता है। बाद में तय होगा मुख्यमंत्री होती है नहीं है या कोई और नया चेहरा वहां आता है। लेकिन ममता बनर्जी की ये लड़ाई 2026 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है इतिहास में बंगाली चेहरा को मौका नहीं लगा प्रधानमंत्री बनने का। दो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं प्रणब मुखर्जी को लेकर के। प्रणब मुखर्जी बाद में राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति से रिटायर होकर दुनिया से गए। प्रणब मुखर्जी को लेकर ही दो ऐसे मौके आए जो प्रधानमंत्री बनने का उनको अवसर मिल सकता था। एक मौका था इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई थी, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने जब हत्या कर दी थी उनके सुरक्षा गार्ड ने,
तो उसके बाद जो स्थिति आई थी उसमें प्रणब मुखर्जी को ही भेजा गया राजीव गांधी के पास। राजीव गांधी उस समय कोलकाता में थे। कहते हैं उस संवाद में ऐसी ही बात हुई थी कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ सकते थे। बाद में स्थितियां विकृत हुई, प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी से निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा। दूसरा मौका आया राजीव गांधी के निधन के बाद। कहते हैं नरसिम्हा राव की जगह जो एक योग्य पात्र के तौर पे थे वो प्रणब मुखर्जी थे, वो मौका लग सकता था। तीसरे मौके की बात भी कहते हैं कि सोनिया गांधी चाहती तो मनमोहन सिंह की जगह उस दौर में, उस हिस्से में जो व्यक्ति बड़े सक्रिय थे वो प्रणब मुखर्जी थे। और प्रणब मुखर्जी से ममता बनर्जी का बड़ा गहरा संबंध था, गुरु शिष्यागार संबंध था। तो इस लिहाज से कहती हैं ममता बनर्जी जो काम गुरु नहीं कर पाया, शिष्या को मौका दो, बंगाल की जनता, एक बार और मुख्यमंत्री बनाओ और फिर देखो कमाल मैं क्या सेंटर की राजनीति में जाके करती हूँ। ममता बनर्जी हाल के दिनों बहुत सारी लकीरें खींची हैं सेंटर की राजनीति में जाकर के, जैसे चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई का मामला हो, कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर एसआईआर के खिलाफ बहस कर लेना हो, जो पैटर्न वो डेवलप कर रही हैं, स्ट्रीट फाइटर के तौर पर मौजूद हैं। तो केंद्र की राजनीति भी उनकी उपयोगिता लग रही है एक लिहाज से। इसको देखते हुए कहना बड़ा महत्वपूर्ण है कि बंगाल में आखिरकार होने क्या जा रहा है। क्या बंगाल के लोगों को ये बात भाएगी कि एक ऐसी नेत्री के लिए वोट कर रही हैं जो मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हैं, वो दावेदारी दरअसल केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं। ये सारी राजनीति कहानियां हैं। आखिरकार होता क्या है, बंगाल के वोटर क्या करते हैं, ये सब देखने को मिलेगा 4 मई तक। और लेकिन फिलहाल बंगाल की जमीन रैलियों से अटी पड़ी हैं, भाषणों से अटी पड़ी हैं, बड़ा रोचक है। बंगाल के हर व्यक्ति का मनोरंजन हो रहा अपने हिसाब से, राजनीति गाथा है। हर व्यक्ति किसी न किसी इंक्लिनेशन का है, कोई लेफ्ट का है, कोई राइट का है, कोई ममता बनर्जी का है, कोई कांग्रेस का है। तो हर व्यक्ति हर चौक चौराहे पर इसकी चर्चा चली पड़ी है। इस चर्चा का प्रतिफल क्या निकलता है हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।